मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं के वोट से ही प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं का ही एक प्रोडक्ट है और हर किसी को अपने प्रोडक्ट से बहुत प्यार होता है। लेकिन शायद अब तक कहीं ना कहीं जो हम सबके मन में एक बात थी कि नहीं 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 नहीं, हो सकता है कि कुछ भूल चूक हो गई हो, शायद मोदी जी ने ऐसा नहीं किया होगा, या शायद हो सकता है कि मोदी जी की जानकारी में ये बात नहीं रही होगी। जिस तरह से यूजीसी 2026 रेगुलेशंस के क्रूर कानून सवर्ण समाज पर लाद दिए गए हैं। लेकिन अब जिस तरह का व्यवहार यूजीसी कर रहा है, उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं यूजीसी को प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त प्राप्त है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूजीसी कहीं पर भी अपने दावों से या अपने उस रेगुलेशन से पीछे हटता नहीं दिख रहा है, बल्कि वो बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से अपना प्रोपेगेंडा भारत के अखबारों, भारत के न्यूज़पेपर्स में डालने की कोशिश कर रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही चतुराई से यूजीसी ने एक पुराना बासी आंकड़ा हिंदुस्तान के अखबारों में छापने के लिए दे दिया है। दरअसल यूजीसी का यह कहना है कि पिछले 5 सालों में भारत के विश्वविद्यालयों के अंदर भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। 118% का आंकड़ा दिखा करके यूजीसी ने जो अपना कुकर्म किया है, उस कुकर्म पे वो अपनी मुहर लगाना चाहता है कि हमने जो किया है वो एकदम ठीक किया है। इसीलिए आज इस आंकड़े को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस आंकड़े में कितना झोल है और इस आंकड़े की सच्चाई आखिर क्या है। इसको जानना आज बहुत जरूरी है। हम आज इसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस वक्त इस यूजीसी के काले कानून को लेकर के सवर्ण समाज के अंदर किस तरह का गुस्सा है, किस तरह का दुख दर्द उनके अंदर है, और किस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है वो पूरे देश के अंदर आज से शुरू हो चुके हैं। आज से चेतावनियों का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को अब चेतावनी देनी शुरू कर दी लोगों ने। अब तक एक हफ्ते से जो पूरा मूवमेंट सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर चल रहा था, अब धीरे धीरे वो सतह पर आने की तैयारी में लग रहा है, सतह पे आने जा रहा है, ऐसा साफ साफ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे यूजीसी से, कि यूजीसी ने किस तरह से एक मच्छर मारने के लिए तोप चलाने का फैसला लिया है। मित्रों, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत के एक बहुत ही सीनियर आईएएस अफसर हैं जिनका नाम डॉक्टर विनीत जोशी है, और सरकार में उनको इसलिए जाना जाता है कि वो कड़े फैसले लेते हैं और कड़े फैसलों को लागू करवाते हैं। लेकिन उन्होंने इस बार यहां पे इतना कड़ा फैसला ले लिया है कि इसका ये जो पाप हुआ है, इस पाप का भुगतान वो कैसे करेंगे ये उनको खुद बताना पड़ेगा। ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े वो पेश किए जा रहे हैं, उससे ये साफ लगता है कि दरअसल मोदी जी ने किसी बंदर के हाथ में, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंदर के हाथ में उत्सरा दे दिया हो। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बेहद ही जानबूझ करके, जब पूरे सवर्ण समाज के अंदर इतना गुस्सा है, आप बिल्कुल मतलब क्रूर कानून लागू कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बिल्कुल तुगलकी फरमान है। बस समझ लो कि जैसे जैसे सांप्रदायिक एक हिंसा बिल लाई थी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार में, यूपीए में, आपने सिर्फ उसमें से हिंदू हटा करके वहां पे आपने सवर्ण लिख दिया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इस तरह का कानून लग रहा है जहां पर कोई सुनवाई नहीं है, और उसमें आपने ओबीसी को भी शामिल कर दिया है। यानी अब तक तो हम जो है एससी एसटी एक्ट से ही कई फर्जी मामलों से लोग परेशान थे, और अब नया एक्ट आ गया, ओबीसी एक्ट आ गया। तो ये सब जो किया है, इसके पीछे हमने आपको बताया था कि लगातार शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के जो अधिकारी हैं उनके बीच बैठकों का दौर चल रहा है। तरह तरह के तर्क ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे अपने जो कुकर्म है उसको जस्टिफाई किया जाए। तो इसको लेकर के एक नया आंकड़ा पेश किया गया है, और वो आंकड़ा यह पेश किया गया है कि साल 2019 से लेकर के साल 2020 तक भारत के विद्यालयों में 178 शिकायतें जो है वो भेदभाव की दर्ज हुई थी। इसके बाद 2023-2024 में जो भेदभाव की शिकायतें थी वो बढ़ करके 378 हो गई। अब दोनों की तुलना करके यह आंकड़ा निकाल दिया यूजीसी ने कि भाई देखो, जो
शिकायतों का परसेंटेज है, जो शिकायतों का प्रतिशत है, वो 118% बढ़ चुका है। यानी कि इतना अत्याचार कर रहे हैं सवर्ण जो है, सारे जितने भी तमाम ओबीसी एससी एसटी के छात्र हैं, कि देखिए जो जो अत्याचारों का प्रतिशत है, जो भेदभाव का प्रतिशत है, वो देखिए वो तो 118% बढ़ गया है। इसीलिए हमको ही लाना पड़ा। अब इस आंकड़े को, इस बासी आंकड़े को, जो पुराना आंकड़ा है, इस आंकड़े को ये यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रख चुकी है। और इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो उसने जो संसदीय समिति थी जिसके कि अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे, उसके सामने भी रखा था। यानी समझने वाली, सोचने वाली बात क्या है? बड़ी बात यह है, साफ साफ बात यह है कि आपने बिल्कुल सिरे से एक प्रोपेगेंडा किया है। और ये प्रोपेगेंडा क्यों किया है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप जरा हमारी इस फोटो को देखिए जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। असल बात क्या है मित्रों, इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के मुताबिक सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत के अंदर तमाम विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में जो छात्र कितने पढ़ते हैं? 4,38,00,000। यानी कि 4,38,00,000 छात्र भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। और 2023-24 में शिकायतें दर्ज कितनी हुई? 378। यानी कि प्रतिशत कितना निकला? यानी कि 0.0086% शिकायतें दर्ज हुई। सोचिए आप, यानी कि 1,00,000 पर एक बच्ची ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। 1,00,000 पर सिर्फ 0.86% शिकायत दर्ज हुई है। यानी आप सोचिए कि यह किसी समंदर की एक बूंद के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। यानी आप सिर्फ 0.0086% शिकायतों के लिए पूरे 20-25 करोड़ के सवर्ण हिंदू समाज को निशाने पर ले रहे हैं। यह राजनीति नहीं तो और क्या है? यह बिल्कुल कोरी राजनीति है। और आप क्या कर रहे हैं? आप जो है मच्छर मारने के लिए आप तोप चला रहे हैं। एक हमने कहावत सुनी थी साहब कि बंदर के हाथ में उत्सरा देना, उस तरह। और अब जो है हम देख रहे हैं साहब कि बंदर के हाथ में तोप दे दी गई है कि साहब तुम ले मच्छर को उड़ा दो, मच्छर तोप से मच्छर उड़ाएंगे। यह स्थिति इस वक्त जो है हम देख रहे हैं यूजीसी की है। और मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह के भोंडे तर्क आखिर क्या सरकार की विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई है क्या? क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह के तर्क दे रही है? क्या इन तर्कों का कोई स्वीकार करेगा क्या? अगर, और अब आप ये देखिए जरा किस तरह से जो बीजेपी के कुछ लोग हैं जिनको बहुत प्रेम उमड़ रहा है, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि साहब आईटी सेल वाले कह रहे हैं नहीं नहीं, ये इससे कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है। और कह रहे हैं ये तो जनरल के छात्र भी शिकायत कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर इसमें जनरल के छात्र भी शिकायत कर सकते हैं तो आप ये बताइए कि सीधे सीधे कानून लागू कर देते ना फिर, कि भाई कोई भी छात्र अगर किसी भी छात्र के खिलाफ कोई जातिगत मानवीय गरिमा को पहुंचाने वाला कुछ भी अगर करते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज हो जाएगी। और आप शिकायत झूठी हो, आप उस पर फाइन दीजिए। सीधी सी बात। फिर तो एक लाइन का कानून था ना। एक लाइन के कानून में ये इतने बड़े बड़े सेंटेंस क्यों जोड़े गए? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब जोड़ने का मकसद क्या था? ये सब जोड़ने का मकसद इसलिए था ताकि आप वोट को ग्रैब कर सकें। आप सवर्णों को अपने बूटों से कुचल करके इन समाज का वोट हासिल करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इनका वोट हासिल करके देखिए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सवर्ण समाज ने जब से कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है, आज तक सवर्ण समाज, आज तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी है। इस बात को मत भूलिएगा। सवर्ण समाज के बिना कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। आ पाई थी, और अगर आई भी थी तो वो एक गठबंधन की सरकार थी जिसका कुछ हिसाब किताब नहीं था। तो इसीलिए कृपया आप अपने सुधार करें, अधिक से अधिक आवश्यक जल्दी से जल्दी सुधार करें, वरना ये जो पूरा का पूरा आपका जो आपने कानून लागू किया है, ये आपके लिए, आपकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। क्योंकि हम जिस तरह का विरोध देख रहे हैं, विश्वविद्यालयों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जो तमाम लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं, बच्चे लोग कैंपस में जा रहे हैं, माइक लेकर कैंपस में लोग जा रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं, वहां पे लोगों से पूछा जा रहा है, सवर्ण समाज के बच्चों से भी आप क्या सोचते हैं। चर्चा शुरू हो चुकी है, लोग जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ना, जिसमें कि जो कि अक्सर भिड़ता रहता है वहां वामपंथी छात्रों से, उसमें जो आदिवासी और जनजाति और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं ना, वो सबसे पहले आपकी एबीवीपी को ही दिक्कत कर देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो एबीवीपी के लिए आने वाली है। अभी परसों ही नरसों शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में किस तरह का बवाल हुआ रोहित वोमिला को लेकर, आपको पता है? अगर ये कानून लगेगा तो क्या होगा उनका, एबीवीपी के बच्चों का। हाँ, अगर वहां पे ओबीसी होंगे तो बच जाएंगे,
अगर वहां पे उस पर जनरल कास्ट के होंगे तो नहीं बचेंगे, लेकिन जहां तक मेरा विचार है वहां पे जनरल कास्ट के बच्चे भी थे एबीवीपी के उस पूरे प्रदर्शन में। तो आप ये समझिए कि आपने क्या किया, आपने एक हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांटा है, आप उसको और टुकड़े कर रहे हो। एक तरफ योगी जी ने क्या कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई थी 2017 की लड़ाई, जो चुनाव की लड़ाई थी, वो आप समझ लीजिए कि जो दूसरा चुनाव हुआ यूपी का, उसमें योगी आदित्यनाथ अगर नहीं होते तो चुनाव जीतना आसान नहीं था। योगी जी ने सीधे सीधे कहा कि ये 80-20 की लड़ाई है। अब 80 में, अब 100 में 20 तो आपका है नहीं, 80 में भी आप टुकड़े कर रहे हो। तो आप टुकड़े कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब अगर ये सवर्ण समाज ये सोच लेगा कि हमको बीजेपी को ही हराना है, और कहीं अगर सोचिए कि अगर सवर्ण समाज और मुसलमान एक साथ मिलकर आगे ये सोच लिए, वो ये दोनों यही सोच रहे हैं अगर कि हमें बीजेपी को ही हराना है, तो सोचो फिर क्या होगा। सोचो फिर कहां आप चले थे। आप चले थे कॉमन सिविल कोड और यूसीसी की बात करते थे, और आप जो है वो यूजीसी लेकर आ गए। क्या किया आपने। और सबसे बड़ी बात यह कि देश के अंदर अब इस पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आज पहला जो विरोध प्रदर्शन है वो बरेली के अंदर दर्ज किया गया है, जहां पे प्रशासन को तमाम तरह की जो उनकी शिकायतें हैं, जो बातें हैं, उससे अवगत करा दिया गया है कि ये नहीं लागू होना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कासगंज में भी इसका प्रोटेस्ट हुआ है। आप देखिए कल तक इसका जमीन पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। भगवान न करे ऐसा हो, अगर इस तरह के प्रोटेस्ट में भावनात्मक रूप से किसी ने कोई गलत कदम उठा लिया, किसी ने कोई इसमें कुछ बात हो गई, कोई हिंसा हो गई, किसी की जान चली गई, तो आप इस कलंक को कभी भी अपने माथे से मिटा नहीं पाएंगे। यह जो मामला अभी सुलझ सकता है, जो मामला अभी सुलझ सकता है, जो मामला अभी कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं आगे बढ़ा कि आपकी सरकार पर बात आ जाए, आपके लिए आफत आ जाए, अभी भी इस मामले को आप सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मामले को सही नहीं करेंगे, इसमें अगर कहीं हिंसा शुरू हो गई, कहीं वायलेंस शुरू हो गया, कहीं अगर लोग इसमें आफत में आ गए, तो उस समय फिर आपके ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि आपने इस तरह से गलत नीति बना करके एक प्रोटेस्ट को आपने शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसकी मांग कौन कर रहा था। क्या यूनिवर्सिटी के कैंपस में किसी वामपंथी ने यह हथियार मांगा था, हमको हथियार चाहिए? क्या किसी संगठन ने आपसे कहा था हमको ये इस तरह का हथियार दो? किसी ने नहीं कहा था आपसे। आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, कहीं रामलीला ग्राउंड में कोई रैली नहीं हुई थी, कहीं कोई मार्च नहीं निकल रहा था। आपने क्यों इसको लाया? और आप इसको कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आप इसको लाए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आप ले आए इसको, सुप्रीम कोर्ट के जरिए लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट, फिर वही बात फिर से है कि ज्ञानवापी की जो कथित मस्जिद है, वहां पे आप काशी के सांसद है और वहां पे इतने दिनों से शिवलिंग ऐसे ही वजू खाने में अपमानित हो रहा है। क्या आप इसको, इस पर आपका जो हिंदू अंदर है, क्या आपको धिक्कारता नहीं इसके ऊपर? मतलब बिल्कुल भी समझ से परे है सारी बातें जो कुछ भी हो रही हैं। कोई नहीं, खैर जो भी है, आगे हम लोग इस पर देख ही रहे हैं। सब लोग इस पर मिलकर के आवाज उठाएंगे अपनी, और जो सही बात है हम न्यायपूर्ण आवाज उठा रहे हैं। हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सरकार जो है, वो यूजीसी जो है, वो गलत करके सीना ठोक रही है, और हम लोग पीड़ित बन रहे हैं। तो हम अपना सीना क्यों नहीं ठोकें? हम भी अपनी बात रखेंगे पूरी तरीके से, और हम लगातार अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।